गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा था डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर और साथ में न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, और जो डबल हेलिकल मॉडल दिया था इन्होंने वाटसन क्रिक ने, उसकी क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स थी। आज हम पढ़ेंगे पैकेजिंग कैसे होती है डीएनए हेलिक्स की। पेज 99 पर दिया ये। डीएनए हेलिक्स की पैकेजिंग का मतलब है कि डीएनए सेल के न्यूक्लियस में किस तरह से पैक होता है, उसे कहते हैं। देखो इसमें सबसे पहले क्या दिया है, ये वाला जो यहाँ पर थोड़ा सा कंसेप्ट है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए मैं इसको पढ़ रहा हूँ। टेकन द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव बेस पेयर एज 0.34 नैनोमीटर इफ द लेंथ ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स इन अ typical mammalian cell is calculated simply by multiplying the total number of base pair with distance between two consecutive base pair, that is 6.6 into 10 raised to the power 9 base pair. Into this it comes out to be approximately 2.2 meters. दो कंसेक्यूटिव बेस पेयर, यानी कि कल हमने इसका एग्जांपल दिया था सीढ़ी के स्टेप से। तो एक बेस पेयर अगर ये है और दूसरी बेस पेयर ये है, बेस पेयर का मतलब होता है सामने सामने मौजूद दो बेसेस जिनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं, उन्हें बेस पेयर कहते हैं। जैसे अगर यहाँ ए है तो यहाँ पर टी, यहाँ सी है तो यहाँ पर जी। इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कल मैंने बताया था 0.34 नैनोमीटर होता है। एक ह्यूमन सेल में कितने इस तरह के बेस पेयर पाए जाते हैं न्यूक्लियस में? 6.6 इंटू 10 रेज टू द पावर 9 बेस पेयर पाए जाते हैं। तो दो के बीच की दूरी ये है, इतनों के बीच की दूरी कितनी होगी? इसको 0.34 नैनोमीटर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 0.34 इंटू नैनोमीटर का मतलब है 10 रेज टू द पावर -9 इंटू 6.6 इंटू 10 रेज टू द पावर 9, है ना। अब ये 10 रेज टू द पावर -9 और ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो मल्टीप्लाई में क्या आएगा? 0.34 इंटू 6.6, और इसकी मल्टीप्लिकेशन से फिर हमारे पास क्या नंबर आएगा? 2.2 मीटर। 2.2 मीटर। तो इतनी जो बड़ी डायमेंशन है वो न्यूक्लियस में तो आ नहीं सकती। अब न्यूक्लियस में तभी आएगी जबकि उसकी बहुत ज़्यादा फोल्डिंग होगी और पैकेजिंग होगी। तो वही पैकेजिंग उन्होंने यहाँ पर समझाई कि डीएनए की पैकेजिंग कैसे होती है। अब देखो इटैलिक्स में इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, इफ द लेंथ ऑफ ई कोलाई डीएनए इज 1.36 मिलीमीटर, 1.36 मिलीमीटर, कैन यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ बेस पेयर्स इन ई कोलाई। देखो दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस होता है 0.34 नैनोमीटर। तो हमें यह पता लगाना है ऐसे कितने बेसिस 1.36 मिलीमीटर में एग्जिस्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। 1.36 इंटू 10 रेज टू द पावर, मिलीमीटर मतलब होता है -3 मीटर, अपॉन 0.34 इंटू 10 रेज टू द पावर -9 मीटर। इसको सॉल्व करने से हमारे पास आ जाएगा कि कितने ई कोलाई के अंदर बेस पेयर्स होते हैं। अब आगे देखो इन्होंने क्या बताया कि किस तरह से पैकेजिंग होती है। पहले प्रोकैरियोट्स का बताया। इन प्रोकैरियोट्स सच एज ई कोलाई, दो दे डू नॉट हैव अ डिफाइंड न्यूक्लियस, डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड, डीएनए इज प्रेजेंट इन अ रीजन नोन एज न्यूक्लियोइड। तो न्यूक्लियोइड का मतलब ये है कि अगर ये प्रोकैरियोटिक सेल है, इसकी एक सर्टेन रीजन होती है जिसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। वहां पर डीएनए कॉइल के रूप में पड़ा रहता है, कॉइल डीएनए इन न्यूक्लियोइड, यानी कि कोई खास उसकी पैकेजिंग नहीं होती, ना ही उसकी कोई खास लोकेशन होती है प्रोकैरियोट्स के केस में। उसका रीज़न ये है कि उनके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है। DNA is not scattered throughout the cell. DNA being negatively charged is held with some proteins that have positive charge. DNA के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों होता है? क्योंकि उसमें जो फॉस्फेट वाला पार्ट होता है उसका, है ना, उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। इस वजह से डीएनए पर नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। अब इस नेगेटिव चार्ज वाले मॉलिक्यूल को, जिसको हम डीएनए कहते हैं, इसको पैक करने के लिए पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स चाहिए। तो उन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के अलग अलग नाम होते हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट किया है इन्होंने यूकैरियोट्स के बारे में।
यूकैरियोट्स में डीएनए की पैकेजिंग थोड़ी और बेहतर होती है। उसमें क्या होता है कि पॉजिटिवली चार्ज कुछ प्रोटीन जिनको हम हिस्टोन्स कहते हैं वो इस काम में अपना रोल प्ले करते हैं। अब हिस्टोन प्रोटीन के कितने टाइप्स होते हैं? H1 हिस्टोन, H2A हिस्टोन, H2B हिस्टोन, H3 और H4। ठीक है, इतने तरह के हिस्टोन प्रोटीन्स पाए जाते हैं। हिस्टोन प्रोटीन्स का मतलब है कि ऐसे पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन जिनका काम नेगेटिवली चार्ज डीएनए को पैक करके रखना है। अब देखो इन कैसे प्रोटीन एक्वायर्ड चार्जेस डिपेंडिंग ऑन द अबंडेंस ऑफ एमिनो एसिड रेसिड्यूज। इनको पॉजिटिवली चार्ज एमिनो एसिड या प्रोटीन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इनके पास क्या है, डैश NH2 ग्रुप। ये तुम्हें याद होगा कि हर एमिनो एसिड में दो ग्रुप होते हैं, एक तो डैश NH2 ग्रुप जिस पर पॉजिटिवली चार्ज होता है और डैश COH ग्रुप जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो जिन एमिनो एसिड में ये NH2 यानी कि एमिनो ग्रुप ज़्यादा होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज या बेसिक एमिनो एसिड कहे जाते हैं। जिन पर ये COH वाला होता है वो एसिडिक या फिर नेगेटिवली चार्ज एमिनो एसिड कहे जाते हैं। ठीक है, अब देखो इन्होंने कुछ एग्जाम्पल लिखा है। बेसिक एमिनो एसिड रेसिड्यूज लाइसिन और आर्जिनिन हिस्टोन्स में ज़्यादा होते हैं। लाइसिन और आर्जिनिन ये दोनों एमिनो एसिड हिस्टोन प्रोटीन्स में ज़्यादा पाए जाते हैं और इन पर होता है पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा क्योंकि उन पर NH2 ग्रुप ज़्यादा है। ठीक है, हिस्टोन्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म अ यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल कॉल्ड हिस्टोन ऑक्टामर। अब हिस्टोन ऑक्टामर की बात है। अगर हम इस थ्रेड को, ये जो मैं यहाँ पर ये थ्रेड लाइन खींची है, अगर इसको एक थ्रेड मान लें और वो थ्रेड असल में डीएनए का डबल हेलिक्स है, तो उसको पैक करने का तरीका ये हो सकता है कि उसको कुछ बीड्स के ऊपर क्या कर दिया जाए, रैप कर दिया जाए। यानी कि उस धागे को अगर किसी चीज़ के ऊपर लपेट दिया जाए तो कम जगह में भी उसको आराम से रखा जा सकता है। डीएनए की पैकेजिंग ऐसी ही होती है कि वो इन हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर इस तरह से लिपटी रहती है, तो डीएनए कम जगह में ज़्यादा लंबाई वाला आ जाता है ना। अब ये जो यहाँ पर हिस्टोन का मॉलिक्यूल बना है ये असल में ऑक्टामर होता है। ऑक्टामर का मतलब है कि 8 हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। 8 हिस्टोन प्रोटीन। कौन से 8 हिस्टोन प्रोटीन? यहाँ जो मैंने ये लिखे हैं H2A, H2B, H3 और H4, इनके सबके दो मॉलिक्यूल जो हैं वो आकर इस ऑक्टामर को बनाते हैं। H2A, H2B, H3, H4 ये 4 हैं और हर एक के 2 हैं, तो 4 दूनी 8, तो 8 मिलके क्या बनाते हैं, ऑक्टामर, इसलिए इसका नाम ऑक्टामर। तो ये जो हमें यहाँ पे मैंने गोल स्ट्रक्चर बनाई असल में क्या है, ऑक्टामर है। दूर से देखने पे ये ऐसा लगता है कि जैसे कोई माला होती है और माला में मोती होते हैं, तो इसी में ये जो मोती असल में है ये असल में क्या है, हिस्टोन ऑक्टामर है। और ये जो बीच में हमें ये धागा जैसा दिख रहा है ये डीएनए है जो इनके ऊपर लिपटा हुआ है। इस तरह से डीएनए की पैकेजिंग होती है। अब ये वाला जो मॉडल है इस मॉडल को न्यूक्लियोसोम मॉडल भी कहते हैं। न्यूक्लियोसोम मॉडल, जो डीएनए इस हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर लिखा हुआ है इसको न्यूक्लियोसोम कहा जाता है, या इस मॉडल का एक नाम बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग मॉडल भी है। बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग मॉडल। ठीक है, अब तुम अगर डायग्राम देखो फिगर 6.4a, यहाँ इन्होंने न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर देखा है। यहाँ इन्होंने पिंक कलर से इंडिकेट किया डीएनए को और ग्रीन कलर की जो बॉल है वो हिस्टोन का ऑक्टामर है। लेकिन इन्होंने साइड में H1 नाम का हिस्टोन भी देखा है। ये H1 हिस्टोन का फंक्शन ये होता है कि ये इस डीएनए को इसके ऊपर से, हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर से फिसलने नहीं देता, उसको वहीं पर क्या करता है, जमा कर रखता है। ये उसका फंक्शन है। A typical nucleosome contains 200 base pair of DNA helix, यानी कि एक जो ये ऑक्टामर है इसके चारों तरफ जो ये लिपटा है वो लगभग 200 बेस पेयर डीएनए इसके चारों तरफ लिपटा हुआ होता है।
न्यूक्लियोसोम कॉन्स्टिट्यूट द रिपीटिंग यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस कॉल्ड क्रोमेटिन। तो जो क्रोमेटिन नाम का फाइबर हम अक्सर बात करते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, वो असल में क्या होता है कि डीएनए हिस्टोन ऑक्टामर्स के ऊपर लिपटा हुआ, उसको कहा जाता है क्रोमेटिन फाइबर। Thread-like strained colored bodies seen in nucleus. The nucleosome in chromatin are seen as beads on a string structure when viewed under electron microscope. ये तो मैंने बता दिया। Theoretically, how many such beads do you imagine are present in a mammalian cell? अभी थोड़ी देर पहले हमने ये पढ़ा था कि एक mammalian cell में 6.6 into 10 raised to the power 9 बेस पेयर पाए जाते हैं। और अभी अभी इन्होंने बताया कि एक न्यूक्लियोसोम के ऊपर लिखा होता है 200 बेस पेयर। तो अगर हमें पता लगाना है कि ऐसे कितने न्यूक्लियोसोम एग्जिस्ट करते हैं, ऐसी कितनी बीड्स हैं, तो हम 200 से 6.6 को डिवाइड कर देंगे, हमें ये पता लग जाएगा कि ऐसे कितने बीड्स एग्जिस्ट करते हैं एक यूकैरियोटिक यानी ह्यूमन न्यूक्लियस में थ्योरेटिकली। Beads on a string structure in chromatin is packaged to form chromatin fibers। ये जो इसके ऊपर पैक हो गया, ये पूरा जो स्ट्रक्चर बन गया, इसको हम कहेंगे chromatin fibers that are further coiled and condensed in metaphase stage of cell division to form chromosome। यानी कि इसकी फर्दर कंडेंसिंग से क्या बनेगा, इसकी ये तो chromatin फाइबर है, इसकी कंडेंसिंग से बनेगा क्रोमोसोम। यानी कि ये और ज़्यादा अपने एक्सिस पर लिपटेगा और ज़्यादा डेंस तरीके से पैक होगा, तब जाके बनेगा ये क्रोमोसोम। पैकेजिंग ऑफ क्रोमेटिन एट हायर लेवल रिक्वायर्स एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन्स दैट आर कलेक्टिवली रेफर्ड टू एज नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। यानी कि अब हायर लेवल पर जो पैकेजिंग होती है क्रोमोसोम बनाने के लिए, तो उसमें कुछ और प्रोटीन्स चाहिए, ऐसे प्रोटीन जो हिस्टोन नहीं है लेकिन क्रोमोसोम को बनाने में हेल्प करते हैं, इसीलिए उन्हें कहते हैं नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन यानी NHC प्रोटीन्स। In a typical nucleus region of chromatin, some region of chromatin are loosely packed, stain slide and referred to as euchromatin। अब ये वाली बात इम्पोर्टेंट है कि एक न्यूक्लियस में सारा डीएनए एक्टिव नहीं होता, कुछ डीएनए एक्टिव होता है। एक्टिव होने का मतलब है कि वो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कर रहा है, यानी कि प्रोटीन्स बना रहा है, और कुछ इनएक्टिव होता है। तो जो एक्टिव होता है उसे हम क्या कहते हैं, एक्टिव वाले को कहते हैं यूक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन जो कि होता है लाइटली स्टेन्ड, यूक्रोमेटिन लाइटली स्टेन्ड, यानी कि इसका कलर होता है हल्का, लाइटली स्टेन्ड का ये मतलब है। और इसके अलावा ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होते हैं। ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव का मतलब है कि ये ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के थ्रू प्रोटीन्स बना रहा है, जबकि इसका विपरीत जो है हेटेरोक्रोमेटिन। हेटेरोक्रोमेटिन डार्क स्टेन लेता है। डार्क मतलब ये गहरे रंग का होता है और ये इनएक्टिव होता है। इनएक्टिव का मतलब है कि ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है, ना तो ये प्रोटीन बना रहा है ना, ना ये रेप्लिकेट कर रहा है। इसके बाद एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है, ये जो हेटेरोक्रोमेटिन होता है ये डेंसली पैक्ड होता है, यूक्रोमेटिन लूजली पैक्ड है और हेटेरोक्रोमेटिन डेंसली पैक्ड है। अब तुम लोग खुद ही सोचो कि जो चीज़ लूज पैक होगी ना, वही तो एक्टिव तरीके से यूज हो पाएगी सेल के अंदर, और जो डेंसली पैक्ड होगी वो इनएक्टिव ही रहेगी, है ना। क्योंकि जैसे सपोज करो हमारे घर में कोई सामान अच्छे से पैक किया हुआ रखा है तो उसको उपयोग करना मुश्किल है, और जो सामान खुला रखा है उसको हम आराम से यूज़ कर लेते हैं। तो वही बात इनमें भी है। ये जो 4 फीचर्स मैंने लाइन से लिखे हैं ये याद रखना, हेटेरोक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन की। यूक्रोमेटिन लाइट कलर लेता है जब स्टेन करते हैं, एक्टिव होता है यानी कि अपने प्रोटीन्स बनाने की एबिलिटी रखता है, लूजली पैक्ड होता है, और इसका ठीक अपोजिट हेटेरोक्रोमेटिन है। तो ये 2 तरह के क्रोमेटिन पाए जाते हैं एक न्यूक्लियस के अंदर, है ना। जरूरी नहीं कि जितना भी डीएनए पाया जाएगा वो सारा का सारा एक्टिव ही होगा, इसीलिए इनको क्लासीफाई किया गया।
कल से हम पढ़ेंगे सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल्स, यानी कि क्लासिक एक्सपेरिमेंट्स जिनसे ये बात साबित हुई कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल था, जो क्लासिक एक्सपेरिमेंट वैज्ञानिकों ने किए। ठीक है, इसमें अब आज जो मैंने बताया ये डीएनए पैकेजिंग अक्सर एग्जाम में आ जाती है। अगर इसमें कुछ नहीं आया तो कमेंट में पूछ सकते हैं।